नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर के परिवार में। अपन ने स्कूल मैनेजमेंट की अपने की पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी, उसमें अपन ने पार्ट 1 कर लिया था। उसमें 24 क्वेश्चन अपन ने करे थे। अगर पहले आपने वो नहीं देखा तो यहीं पे आपको ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, पहले वो देखना। इसके बाद अपन पार्ट 2 कर रहे हैं। ये एक प्रकार से आप सिलेक्शन सीरीज समझ सकते हो, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन और उसकी डिटेल वाक्य इन्हीं के इर्द गिर्द वापस पेपर क्या है घूमता है। देखो, 25 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय मानचित्र के लिए उपयोग ली जाने वाली प्रविधियाँ। ठीक है, कौन सी विधियाँ और प्रक्रिया निम्न में से कौन सा कार्य इसमें से नहीं है। आपको जो विद्यालय मैपिंग होती है उसमें आपकी प्रविधियाँ और प्रक्रिया में कौन सा कार्य नहीं आएगा वो बताना है। विद्यालय की स्थानीय स्तर की मांगों की योजना, जो वहाँ के स्थानीय स्तर है उसकी मांगों की योजना तो होगी। ठीक है, नीति निर्माण योजना पर किए गए निर्णयों का सहारा देना, सही बात है। एक शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण करना, एक शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण करना, विद्यालय मानचित्र जो विधियाँ और प्रविधियों उसका ये काम नहीं है। देखो आगे, संसाधन निर्धारण और विद्यालय विकास की भविष्य की प्राथमिकता तय करना, ये चीज़ सही है। देखो, विद्यालय मानचित्र में अब इसमें क्या है, आपको पूरी पूरी जैसे ज्ञान सरोवर की बुक आपके पास होगी तो उसमें डिटेल से आपको बताया गया है कि आगे आने वाले उसमें से कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं। देखो, विद्यालय मानचित्र में उपयोग में ली जाने वाली प्रविधियाँ और प्रक्रिया। सबसे पहले तो विद्यालय की स्थानीय स्तर की मांगें आएगी, नीति निर्माण की योजना और निर्णय को सहारा लेंगे, संसाधन निर्धारण करेंगे और विद्यालय विकास की भविष्य को प्राथमिकता देंगे। आते क्या क्या है, अगर विद्यालय मानचित्र करेंगे अपन तो वहाँ की इमारत, शिक्षक और सुविधा को उसमें क्या दिखाया जाता है, जिससे क्या होगा, जो एजुकेशन है कि शिक्षा की आपूर्ति और मांग का क्या उसमें क्या होगा, उल्लेख होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर देखो आप 26। देखो, ये क्वेश्चन अपन ने 25 क्वेश्चन पहले कर लिए थे 24 तक, 25 से अब कर रहे हैं, अब 26वां कर रहे हैं। तो पूरा एकदम डिटेल से पूरा वीडियो ज़रूर देखना, जिससे आपको लास्ट तक पता चलेगा कि किस प्रकार से आरपीसी की क्वेश्चन बनाने की अप्रोच रहती है। अब देखो, निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय मानचित्र के संदर्भ में सही नहीं है, तो नहीं है पे इस पे आपको गौर करना है। देखते हैं, इससे कभी कभी शैक्षिक मानचित्र भी कहा जाता है। बिल्कुल, विद्यालय मानचित्र को क्या बोल सकते हैं, शैक्षिक मानचित्र बोल सकते हैं। इसमें स्थानीय भी देखा था, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जा सकता है। ठीक है, इसमें तीनों महत्वपूर्ण चरण, निदान अपन ने देखा था, कोई भी समस्या के कारणों को जानना, प्रक्षेपण और प्रस्ताव इसमें शामिल है। ये भविष्यदर्शी नहीं होता, भविष्यदर्शी होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें तो ये खुद ही नकारात्मक हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है वापस एग्जाम में, इसीलिए इसकी व्याख्या की जाती है कि वापस इसके 3 चरण पूछ सकते हैं, निदान, प्रक्षेपण और प्रस्ताव। और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। ठीक है, ऑप्शन से ही क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं वापस। देखो, क्वेश्चन नंबर 27 2018 में आया था, विद्यालय मानचित्र में नैदानिक स्तर ये रहा। ठीक है, निम्न में से कौन सा कार्य इसमें से नहीं है, उस पर फोकस करना है, कौन सा कार्य इसमें नहीं है नैदानिक पे। विद्यालय में वर्तमान आवश्यकता का अध्ययन करना कि क्या क्या उसमें आवश्यकता है, क्या उसमें कमी है। विद्यालय की वर्तमान आपूर्ति का अध्ययन करना, आवश्यकता आपूर्ति, विद्यालय की वर्तमान आवश्यकता के भौगोलिक वितरण का अध्ययन करना। विद्यालय का नेटवर्क में संशोधन, नेटवर्क में संशोधन किसका काम नहीं है, निदान का काम नहीं है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें तो आपके जो वर्तमान आवश्यकता और आपूर्ति का अध्ययन, और इसमें आपकी भौगोलिक वितरण ये आ जाएगा, और शिक्षा की आपूर्ति आ जाएगी। मांग के बीच बेहतर तालमेल किस में आएगा, निदान में। और मौजूदा जो वहाँ की स्थिति है के साथ साथ उपलब्ध संसाधनों और भविष्य की ज़रूरत के अनुमान पर विचार करके शिक्षा आपूर्ति और मांग को संरेखित इसमें करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आगे देखो, मैं बोल रहा था ना ये क्वेश्चन आया हुआ है, निदान, प्रक्षेपण और प्रस्ताव। बार बार ये क्वेश्चन देखो वापस देखने को मिल सकता है विद्यालय मानचित्र में।
पहले निदान आएगा, फिर प्रक्षेपण आएगा, फिर आपके प्रस्ताव आएगा। तो इसका ध्यान रखना। इसीलिए ज्ञान सरोवर की जो जितनी भी किताबें आ रखी है वो पूरी टू द पॉइंट कंटेंट पे है, जिससे आपको ओनली एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ना पड़े। फालतू का कचरा उसमें आपको नहीं दिया गया है, क्योंकि आप किताबें खुद देखते हो, पूरा ग्रंथ बना देता है। एक एक चैप्टर देखोगे उसमें कम से कम 20-30 पेज उसमें डाल देते हैं, और उसमें क्वेश्चन आया तो आपको पता है कि जो इम्पोर्टेंट होगा वो एक ही लाइन से आ जाएगा, फिर 29 पेज किस लिए। ठीक है, तो काम की चीज़ें आपको ये ध्यान रखना है। ज्ञान सरोवर जो जितनी भी किताबें आ रही है वो ओनली सिलेक्शन कंटेंट है। अभी फर्स्ट ग्रेड के लिए कंप्लीट जीके आ रखा है राजस्थान का, और स्कूल मैनेजमेंट की मुकेश ढाका सर वाली बुक आ रखी है ज्ञान सरोवर के साथ। ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट की। और सोल्ड पेपर आ रखे हैं उत्तम चौधरी सर के, जो ऑल राजस्थान के है, 3rd रैंक है। देखो अगला है, निम्न में से किस विद्यालय योजना में सम्मिलित किया जाता है, मतलब विद्यालय योजना में किसको आप सम्मिलित करेंगे। देखो पहला है स्थानिक स्थानिक या अनुदेशनात्मक सुविधा, जनाकी आयाम, स्थानीय और जनाकी आयाम, मापदंड, स्थानिक और जनाकी आयाम, मतलब ये भी सही है, और इसमें आपके मानदंड वगैरह ये भी सही, मतलब एक से अधिक इसमें क्या उत्तर है। तो इसलिए इसमें क्या आरपीएससी ने क्या कर दे दिया, इसको बोनस दे दिया, तो स्टार लगा हुआ है यहाँ पे, तो ध्यान रखना है इसका। अब देखो कौन सी व्यू रचना विद्यालय विकेंद्रीकरण योजना की एक इकाई के विस्तार के साथ मेल नहीं खाती है। कौन सी एक योजना है जो विद्यालय विकेंद्रीकरण योजना की एक इकाई के विचार के साथ मेल नहीं खाती, वो आपको इसमें बताना है। तो विद्यालय रिपोर्ट कार्ड्स, ठीक है, विद्यालय विकेंद्रीकरण योजना में विद्यालय योजना, एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, लघु आयाम। तो इसमें देखो सी या डी, इस प्रश्न में भी एक से अधिक विकल्प होने के कारण इसने भी आरपीसी को क्या है निरस्त कर दिया है, या आप बोनस समझ सकते हो आप। अगला देखो कब आया था ये क्वेश्चन, 2016 का है, उसके बाद तो फिर वो चेंज होने लग गई है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा स्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिसकी कभी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है तथा जो सभी स्तरों की नींव का पत्थर होता है। इनमें से आपको बताना है कौन सा स्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो जितनी भी योजनाएं का क्रियान्वयन होता है तथा सभी स्तरों की वो क्या है नींव का पत्थर होता है। उसमें से बताना है आपको कि वो शाला स्तर है जहाँ पे सभी योजना का क्रियान्वयन होता है, क्या वो राष्ट्रीय स्तर है, क्या वो राज्य स्तर है, या वो क्या है जिला स्तर। तो सबसे जो बेस होता है वो क्या होता है शाला स्तर, जहाँ पे सभी योजनाओं का क्या होता है क्रियान्वयन होता है। ठीक है, तो सबसे ये आपको क्रम ध्यान रखना, सबसे पहले शाला स्तर, शाला से चलेंगे जिले पे, जिले से राज्य में, राज्य से राष्ट्रीय पे। तो देखो ज्ञान सरोवर किताब की ये खास बात है, आपको हर टॉपिक वाइज देखो, सब्जेक्ट तो आपको पता ही चल गया, स्कूल मैनेजमेंट है, उसमें भी कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपको ज्ञान सरोवर बुक में ही मिलेगा। ठीक है, देखो शैक्षिक प्रबंधन की नेतृत्व शैली, एक नेता लोगों के मध्य कार्य का विभाजन करता है। एक नेता है जो लोगों के मध्य क्या क्या करता है, कार्य का विभाजन करता है। ये नेतृत्व के कौन से कार्य के अंतर्गत आता है। तो वो क्या कर रहा है, जैसे कोई भी आपका लीडर हो गया, आपके क्षेत्र का भी हो सकता है, वो अलग अलग लोगों को क्या दे रहा है, काम दे रहा है। ठीक है, काम के अनुसार उनको क्या है विभाजन कर रहा है, तो वो किस में आएगा, वो आपके सहयोगकर्ता में आएगा। और ये अभी एग्जाम में लेटेस्ट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये उसमें क्या है नेतृत्व की उसमें भावना, नेतृत्व क्या होता है, दूसरे व्यक्तियों को पूरे निर्धारित उद्देश्यों को उत्सुकता पूर्वक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की क्या है योग्यता है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चीज़ का ध्यान रखना।
इसीलिए एक नेता द्वारा कार्य का विभाजन लोगों के मध्य सहयोगात्मक या सामूहिक प्रयास के रूप में आता है। अब बात करते हैं अपन 33, कौन सी एक अच्छे नेतृत्व की विशेषता नहीं है। जो लीडरशिप है उसमें से आपको बताना है कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो अब ये बेसिक चीज़ें हैं। अब देखो, आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। ये लक्ष्यों के निर्धारण व प्राप्ति से संबंधित है, जो आपके गोल होते हैं उनके रिगार्डिंग होता है, सही है। जो समूह होता है उसमें अंतःक्रिया, समूह परिचर्चा, पारस्परिक सहयोग के माध्यम से सदस्यों के प्रयास को नियंत्रित व निर्देशित और परामर्श देता है। देखो ये चीज़ अच्छी है, सहयोग के माध्यम से, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको अंडरलाइन, सहयोग के माध्यम से सदस्यों के प्रयास को नियंत्रित और निर्देशित या परामर्श देती है। यह उच्च प्रतिकारी या उच्च नियंत्रणकारी, इतना तो लीडरशिप की उनको पूरा का पूरा कंट्रोल ही कर लें, ठीक है, इतना भी नहीं, कोरिया की तरह नहीं है ना। यह साधारण समस्या से उत्पन्न परिस्थिति में क्रियाशील होती है, यह शून्यता में कार्य नहीं करती, ठीक है, ये कथन भी सही है। देखो ये जो अपन बात कर रहे हैं, जो नेतृत्व होता है वो साधारण समस्या से उत्पन्न परिस्थिति में क्या है, क्रियाशील है। तो ये आपने देख लिया। जो नेतृत्व होता है वो क्या, गतिशील और सतत चलता रहता है। औपचारिक भी हो सकता है, मतलब विद्यालय में, अनौपचारिक मतलब विद्यालय के बाहर, दोनों रूपों में हो सकता है। ये साधारण समस्या उत्पन्न परिस्थिति में क्रियाशील होता है, ठीक है। ये लक्ष्यों का निर्धारण, ये सेम आपने पढ़ लिया, ठीक है। नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक कौन सी, एक नेतृत्व को कौन कौन प्रभावित कर सकता है। नेता की जो पर्सनैलिटी है वो कर सकती है, ठीक है। सामूहिक सदस्यों का व्यक्तित्व कर सकता है नेता को, कार्य की उसकी प्रकृति कैसी है वो भी करेगा, किस परिवेश में रह रहा है वो भी करेगा। तो सारे इसमें कर सकते हैं, सारे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, एक प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है, आपको वो बतानी है कि प्रजातांत्रिक की विशेषता कौन सी इसमें से नहीं है। देखो, प्रजातंत्र के रूप में बताना, ये परोपकारी उद्देश्य तथा बिना किसी पुरस्कार की लालसा से शासित करता है। ये भाई प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता सही है कि परोपकारी उद्देश्य से सबका भला करे, अन्य व्यक्तियों का कल्याण इसका मुख्य लक्ष्य है, सही बात है। प्रजातांत्रिक नेता समूह के उस्ताद के रूप में, मतलब एक उग्र समझ सकते हो आप, के रूप में सेवा देते हैं, न कि कर्ता के रूप, नहीं कर्ता के रूप में होता है, ये तो इसमें ही नेगेटिव दे दिया, ठीक है। और प्रजातांत्रिक नेता अप्रत्यक्ष सलाह और स्वयं उदाहरण प्रस्तुत कर निर्णय को क्या निष्पादित कर कार्य को क्या सुनिश्चित करता है। तो ये बात भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके सी। ये मैंने बता ही दिया, वापस बताने से क्या मतलब है। देखो अगला है जो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद, इसको बोलते हैं RSCERT। ये कहाँ पे है, राजस्थान में, उदयपुर में है। देखो ठीक है, 2000 स्कूल लेक्चरर 2024 में यहाँ से क्वेश्चन है, इसलिए कहता हूँ आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करो, जिससे बहुत सी चीज़ें क्या है सीखने को मिलती है। अब देखो RSCERT के परिषद का प्रभाव क्या इसमें से नहीं है, वो बताना है। RSCERT में योजना प्रबंधन और वित्त प्रभाव होता है, ठीक है, योजना को प्रबंधन तो करेंगे ही, और वित्त प्रभाव होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण, अनुसंधान और नीति परिप्रेक्ष्य, इसमें क्या है प्रभाग होते हैं। जनसंचार सेवा प्रभाग, ये आपके RSCERT में नहीं आता। शिक्षक शिक्षा विभाग, ठीक है, ये इसमें आ जाता है। आगे इसके दे रखे हैं, देखो क्या क्या इसमें RSCERT में आता है। पाठ्यचर्या, कैरिकुलम, पाठ्य पुस्तक, सामग्री निर्माण और मूल्यांकन, इसका जो प्रभाग वो आता है। शैक्षिक अनुसंधान पर्यवेक्षण आकलन और नीति परिप्रेक्ष्य इसमें आता है। शिक्षक शिक्षा प्रभाग आता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग अजमेर आता है। सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक न्याय प्रभाग आता है, और योजना प्रबंधन और वित्त प्रभाग इसमें आता है, ठीक है। जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग अजमेर,
ठीक है। ये अजमेर से संचालित है, बाकी जितने भी ये आपके उदयपुर से संचालित है। कौन कौन से? ये पाठ्यचर्या, शैक्षिक अनुसंधान, शिक्षक शिक्षा प्रभाग, सार्वजनिक विकास और योजना प्रबंधन और वित्त प्रभाग, ठीक है। अब देखो, ये 2022 में आया था। RSCRT का कौन सा अनुभाग डाइट फैकल्टी के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का योजना करता है? जो डाइट फैकल्टी है उसके सेवारत प्रशिक्षण, ठीक है, कार्यक्रम का आयोजन कौन करते हैं? आपको बताना कि ये शैक्षिक आयोजन और प्रशासन अनुभाग करता है, या शैक्षिक अनुसंधान या प्रसार सेवा अनुभाग करता है, या शिक्षक, ये उदयपुर वाला है। शिक्षक शिक्षा अनुभाग में क्या होता है? जो डाइट की फैकल्टी में जो सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम आता है वो इसमें आते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। देखो, शिक्षक शिक्षा प्रभाग, इसीलिए देखो इसको कितना इम्पोर्टेंट है कि हर एक चीज़ को आपको अकॉर्डिंग टू मतलब बता रखा है कि चैप्टर वाइज भी दे रखा है कि किस प्रकार के और क्वेश्चन आगे आ सकता है। शिक्षक शिक्षा प्रभाग, ये प्रभाग शिक्षकों को गुणात्मक प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित करता है। इसमें क्या आता है? IASE, CE, CTE, डाइट और BIET को शैक्षिक शोध के लिए प्रेरित करता है। डाइट का वार्षिक कैलेंडर तैयार करना और प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करता है। BSTC और DLD का शिक्षा कार्यक्रम और पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये किसके अंदर आएगा, तो इसी के ये पूछे या ये पूछे, कोई से भी पूछे तो ये आपको पता चल जाएगा। और मुकेश ढाका सर वाली अगर आपके पास स्कूल मैनेजमेंट वाली बुक नहीं है तो मात्र 160 रुपये की बुक है वो, मतलब आपको उसमें से 600 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे और उसके पूरी की पूरी डिटेल वाक्य मिलेगी। तो वो भी आप एक बार ज़रूर देखना, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगला देखो, RSCRT का विस्तारित रूप है, तो अपन ने ये देख लिया था। राजस्थान, R का मतलब, S का मतलब क्या हो गया? स्टेट, C का मतलब क्या हो गया? काउंसिल ऑफ। ये देखो, अब याद करने के लिए आप ऐसे देना, ठीक है। अब एग्ज़ाम में 4 भी लगा देते हैं, देखो है क्या इसमें? देखो ये रहा ऑफ है इसमें, तो ये 4 वाला, ठीक है, ये ऑप्शन तो कट ही गया। तो ऑफ याद रखना, एजुकेशनल, ठीक है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछ सकता है। इसमें क्या है? राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राजस्थान, इसमें राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये शायद इसने ऑप्शन ही गलत दे दिया होगा ना, तो डायरेक्ट ये आपको याद रखना है कि राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल, ठीक है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए, ठीक है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, कहाँ पे? ये उदयपुर में, ठीक है, डायरेक्ट आपको ये याद रखनी है। अगला है RSCERT, जो पहले SIERT था, अब क्या हो गया वो? RSCERT नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना किस दिन हुई थी? देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। ये आपके थी, देखो पहले तो RSCERT वर्तमान में 14 अगस्त 2018 से पूर्व में इसका नाम क्या था? SIERT था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 नवंबर 1978 में। कब थी? 11 नवंबर 1978 में। और RC मेहरोत्रा, ठीक है, समिति की सिफारिश पर उदयपुर में इसकी स्थापना की गई। और इसका वर्तमान स्वरूप जो 14 अगस्त, जो आप हम बोलते हैं ना अपन RSCERT, ये कब आया? 14 अगस्त 2018। तो आप सोच सकते हो कि 18, देखो इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, ठीक है,
तो SIERT जो पहले शुरू में इसकी स्थापना हुई थी वो 11 नवंबर 1978 से में हुई और इसका वर्तमान स्वरूप 14 अगस्त 2018 वाला है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो। SIERT का RSCERT के रूप में पुनर्गठन तो 14 अगस्त 2018 में। ठीक है, डायरेक्ट इसको ध्यान रखना, ये अपन ने पढ़ लिया। एक ही क्वेश्चन मतलब ऑप्शन से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में विद्यालय तथा अध्यापक शिक्षा की योजना निर्माण क्रियान्वयन मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन, ठीक है, कौन सा है? मतलब जो राजस्थान में जो आपका स्कूल है, ठीक है, स्कूल हो गया, आपके अध्यापक हो गए, ठीक है, टीचर हो गया, शिक्षा के इनकी शिक्षा के लिए योजना का निर्माण, ठीक है, आप कोई भी योजना का निर्माण कर रहे हो, इनका क्रियान्वयन कर रहे हो या मूल्यांकन कर रहे हो, ठीक है, इनके लिए जो नोडल एजेंसी या सर्वोच्च शैक्षिक संगठन कौन सा है वो आपके सामने है। वो कौन सा है? SIERT जो वर्तमान में क्या हो गया? RSCERT, ठीक है, उदयपुर। देखो, ये अपन ने शुरू में भी देखा था, RSCERT के कार्य क्या है? विद्यालय शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और शैक्षिक आयोजन क्रियान्वयन और मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च अकादमी की है। शिक्षा क्रम और पाठ्य वस्तु का निर्माण करते हैं, शोध व सर्वे का निर्माण करते हैं, प्रकाशन और प्रसार का कार्य करते हैं। ISCTE डाइट आदि संस्थानों का क्या करते हैं? नेतृत्व, उन्हें क्या देते हैं? परामर्श और संबल प्रदान करते हैं। और विद्यालय के स्तर की गुणवत्ता सुधार के लिए नोडल एजेंसी यही है। जो विद्यालय में जो गुणवत्ता सुधार की नोडल एजेंसी यही है। और इसको अच्छे से आप लिख लेना, इसमें से वापस पूछ सकता है कि इसका कौन सा कार्य नहीं है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 42, ठीक है, 42 कह रहा है कि SIERT जो उदयपुर द्वारा दिए गए डाइट रैंकिंग 2017 के अनुसार, मतलब 18 का पेपर है, कौन सा डाइट प्रथम स्थान पे था उस समय का था? तो आपको ज़्यादा कुछ है नहीं, याद रख लेना। प्रथम स्थान पे उस समय कौन कौन सा था आपके? तो डाइट आपके नागौर वाला SIERT, ठीक है, 1978 में इसकी स्थापना, इसकी 2018 में उदयपुर द्वारा डाइट रैंकिंग के अनुसार नागौर प्रथम स्थान पे था। SIERT उदयपुर की स्थापना पढ़ लिया था अपन ने। देखो सेम क्वेश्चन, मेहरोत्रा समिति, स्थापना 11 नवंबर 1978 को इसकी स्थापना हुई थी। पुनर्गठन इसका 14 अगस्त 2018 को। इसका नाम है राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान। जो सेंटर में अपन बात कर रहे हैं ना, NCERT काम करती है, ठीक है, वैसे ही राज्य में ये काम करती है। RSCERT राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, इतना तो सेम ही है, बस राजस्थान जोड़ा है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 44, राजस्थान में कौन सा विभाग SIERT उदयपुर में नहीं है? कौन सा विभाग? ये अपन ने देखा था, कौन कौन सी विभाग है इसमें। देखो, अध्यापक शिक्षा विभाग बिल्कुल है, विज्ञान और गणित विभाग है, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन विभाग है, स्तरीय अध्ययन विभाग बिल्कुल ही नहीं है भाई। देख लो, ये अपन ने बताए थे कि RSCERT में कौन सी विभाग है? पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तक सामग्री निर्माण और मूल्यांकन प्रभाग, ठीक है, शैक्षिक अनुसंधान सर्वेक्षण और आंकलन नीति परिप्रेक्ष्य, शिक्षक शिक्षा और शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग अजमेर वाला, सर्वांगीण विकास सामाजिक न्याय आयोजन प्रबंधन और वित्त विभाग, स्तरीय अध्ययन विभाग इसमें नहीं है।
इसके सभी 6 प्रभाग में से 5 प्रभाग उदयपुर से ही संचालित हैं, बाकी अपन देखे थे ना 5। केवल शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग अजमेर को छोड़कर, ठीक है। और ये भी एक बार एग्जाम में पूछ लिया था, RSCERT का ध्येय वाक्य, इसको भी आप उद्बुद्धयम, ठीक है, ये आपको लिख के इसको याद कर लेना, एग्जाम में वापस कभी पूछ ले, ठीक है, आराम से इसको ध्यान रखना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 45, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है, BSER राजस्थान के प्रतीक चिन्ह लोगों का ध्येय वाक्य क्या है? सिद्धि पर्वती करमजा, ऐसे क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कब पूछा गया था? 2022 में। तो करमजा ध्यान रखना आप। और इस बोर्ड की, राजस्थान माध्यमिक बोर्ड की स्थापना माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग कब आया था? 1952 में। कोठारी आयोग कब आया था? 1964 में। के अनुशंसा से इसकी स्थापना हुई थी 4 दिसंबर 1957 को। कहाँ हुई थी? जयपुर में। बाद में समिति आती है सत्यनारायण राव समिति, उसकी अनुशंसा पर इसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया जाता है? अजमेर। कब? 1961 में। देवा क्या हो गया, ठीक है। तो कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखना। देखो NEP चीज़ें बता देता हूँ मैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कितने साल बाद में आई है? 34 साल बाद में। कितने नंबर की है ये? 30 नंबर। पहले 1968 में आई, जो फेल हो गई, फिर 86 वाली सफल रही थी, अब 20 वाली सफल रही है, ठीक है, चल रही है अभी। और कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में ये आई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और NCF 2005 है, वो यशपाल की अनुशंसा पे 1993 में यशपाल की रिपोर्ट आई थी। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होगी, ठीक है। आगे देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों का नामित किया जाता है? जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान है, संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को क्या इसमें नामित किया जाता है? तो इसमें क्या कितने को किया जाता है? 7 को। देखो इसमें पूरा अच्छे से समझाया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा 17 सदस्यों को क्या है इसमें क्या मनोनीत किया जाता है, जिसमें से अगर अपन को पूछा क्या है एग्जाम में, ये चीज़ें अच्छे से ध्यान रखना। नामित, या इसमें अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि BSER की संरचना का कितने सदस्य? 1। उपाध्यक्ष समिति और पदेन सदस्य कितने हैं? 7। निर्वाचित सदस्य कितने हैं? आपके 7, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों का नामित किया जाता है? निर्वाचित सदस्य 7, पद उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य 7, और BSR की संरचना में 1 अध्यक्ष, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत या निर्दिष्ट 17, ठीक है। और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 2, प्रतिष्ठित सहयोजित शिक्षा शास्त्री सदस्य 2। इन टोटल सबको जोड़ोगे तो आपके 36 कुल सदस्य होते हैं, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अगर आप संगठनात्मक व्यवस्था, राज्य सरकार द्वारा 17 सदस्यों को इसमें क्या है मनोनीत किया जाता है। तो कैसा भी क्वेश्चन आए, इनमें से आपको अच्छे से ध्यान रखना किस में क्या होता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अगर संरचना की बात करोगे तो उसमें एक तो अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य 7 होते हैं, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 17 होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 2 होते हैं, प्रतिष्ठित सहयोजित शिक्षा शास्त्री 2 होते हैं। टोटल पूछे तो 36। और जो माइक्रो तुम सूक्ष्म शिक्षण पढ़ते हो LN वाला, उसमें भी जो प्रशिक्षण होता है टीचर द्वारा 36 मिनट का ही होता है, ठीक है, ऐसे भी याद कर लेना। देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संगठनात्मक ढांचे में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संख्या 17, ठीक है। या तो इसमें ऑप्शन गलत दे रखा होगा, या इसमें इसमें कुछ ना कुछ डाउट है, देखना।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? और राजस्थान के संगठनात्मक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संगठनात्मक ढांचे में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें टाइपिंग एरर है, तो ये आप 17 ध्यान में रखना। यहाँ में मेन चीज़ क्या है, आपको अगर कभी कभार क्या होता है ऑप्शन में भी मिस प्रिंट होते हैं, तो इसमें अपन में वाक्य दे रखी है, वाक्य से कैसा भी क्वेश्चन आए आगे एग्जाम में आपका गलत नहीं होगा कि बीएसआर की संरचना में 1 सदस्य, उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य 7, निर्वाचित सदस्य 7, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 17। तो इसीलिए इसकी वाक्य दी गई है कि आप इसको अच्छे से पढ़ सको। टोटल सदस्य 36, विधानसभा मनोनीत 2, सहज योजित शिक्षा शास्त्री 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 48, कौन सा कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का नहीं है? इसमें से आपको बताना जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का इसमें से कौन सा कार्य नहीं है। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही करवाएगा। कक्षा 9 से 12 के लिए पाठ्यक्रम विकसित भी करेगा और संबंध विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना तथा उनका निरीक्षण करना भी किसी का काम है? आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ही काम है। अब देखो कक्षा 9 से 12 की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करना, देखो पाठ्यक्रम विकसित तो कर देगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पर वितरण करने का काम आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नहीं है, ये अच्छे से ध्यान देना। कक्षा 9 से 12 की पाठ्य पुस्तक का मुद्रण राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, ठीक है, RSTB करता है। ठीक है, पाठ्य मुद्रण कौन करेगा? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। पहले ये केवल 1 से 8 तक की पुस्तकों का मुद्रण करता था। ठीक है, 2010 में इसमें 9वीं से 12वीं क्लास का भी मुद्रण करना शुरू कर दिया गया। अतः वर्तमान समय में कक्षा 1 से लगाकर 12वीं तक जो पुस्तकों का मुद्रण है वो कौन करता है? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। कहाँ पे है? जयपुर में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखा करो। और अगर अभी आपने ज्ञान सरोवर एड्यू हब, ठीक है, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं करी, यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के सब्जेक्ट वाइज फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की सिलेक्शन टेस्ट सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज, और इसमें आपके पहला टेस्ट फ्री है। अगर आप पहले देखना कि किस प्रकार से इसमें कंटेंट और टेस्ट लिए जाते हैं जो एग्ज़ाम पैटर्न पे हो, फालतू के ऐसे नहीं। कई टेस्ट सीरीज में ऐसा होता है कि आपके मतलब कि 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे डाल दिया जाएगा जो आपको क्या करेगा? डिमोटिव करेगा, और आप सोचोगे मेरे को तो आ ही नहीं रही, इनकी टेस्ट सीरीज ले लेते हैं। उससे कोई मतलब नहीं। अपना जो पूरा का पूरा पैटर्न रहता है वो एग्ज़ाम के पैटर्न पर ही आधारित रहता है। ऐसा एक भी क्वेश्चन अपन नहीं डालते जो ऐसा लगे कि इन बच्चों को ऐसे बताया जाए कि हमारी टेस्ट सीरीज ऐसी है। नहीं, अगर RPC की डिमांड के अनुसार कोई भी टेस्ट सीरीज चलती है, हमने पूरी की पूरी वही फॉलो कर रखी है। ठीक है, तो एक बार आप पहला टेस्ट फ्री है, उसमें आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, तो जाके एक बार देखना कि भाई उसका कंटेंट और उसकी जो डिटेल से वाक्य दे रखी है वो भी आप ज़रूर देखना। तब आपको एक अपने आप अकॉर्डिंग फील आएगी कि भाई एग्ज़ाम जो में जो पेपर मिलता है सेम टू सेम आपको वैसा ही लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 49, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा संचालित। देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा संचालित इसमें से क्या है वो आपको बताना है। परीक्षाएं कराई जाती है, पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन होता है, बस पाठ्य पुस्तक का मुद्रण नहीं होता। मुद्रण आपके जयपुर वाले करते हैं। अब देखो मूल्यांकन कार्य हेतु प्रशिक्षण होता है, तो सारे ही इसमें होते हैं। यहाँ अपन को पूरा का पूरा दे भी रखा है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या क्या करता है। स्कूल को मान्यता, अब देखो आप में कितना दिमाग है। ठीक है, अगर इन चीज़ों को आप सोच सकते हो तो एक अलग ही लेवल होता है। जैसे आप RT पढ़ते हो, RT 2009 फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कोई सी भी आप तैयारी कर रहे हो तो सभी में ही आती है। आपको सभी धारा देखो, धारा 17 में क्या होता है? दंड होता है। इससे आपकी रट्टी होनी चाहिए एकदम। 18 में अब देखो 18 में स्कूल की मान्यता होती है। ठीक है, 19 में अगर कोई बिना मान्यता को चला रहा है उसके तो 1 लाख समथिंग उसके दंड कर दिया जाता है। फिर 20 इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। 21 में SMC है, 22 में SDP मतलब विद्यालय विकास योजना विकास करना है। ठीक है, SDMC।
SDMC, ठीक है। अब जैसे मेरे को याद है तो ऐसे आपको भी याद होनी चाहिए। 23 में क्या होती है शिक्षक की योग्यता, 24 में शिक्षक के कर्तव्य, 25 में छात्र टीचर छात्र रेशियो। ये भी होना चाहिए कि 1 से 5 तक है तो 1:30, उच्च प्राथमिक है तो 1:35, अगर प्राथमिक में 200 से ज़्यादा छात्र हो जाए तो 1:40 हो जाता है। 26 में 10% टीचर की सीटें खाली नहीं होनी चाहिए। 27 में क्या है 3 आपदा जनगणना, वहाँ पे टीचर को लगाना ना। और 28 में आपके क्या हो जाएगा ट्यूशन। 29 में क्या हो जाएगा CCE और पाठ्यक्रम, ठीक है। ऐसे चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्कूलों को मान्यता, पाठ्यक्रम निर्माण, बोर्ड परीक्षा संबंधी कार्य, प्रकाशन संबंधी कार्य, राज्य प्रतिभा जो खोज परीक्षा होती है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, प्रकाशन संबंधी कार्य, बोर्ड कार्य ना, श्रेष्ठ विद्यालयों को पुरस्कार संबंधी कार्य, केंद्रीय छात्रवृत्ति संबंधी कार्य, बोर्ड द्वारा प्रदत्त मेरिट छात्रवृत्ति, मेरिट में छात्रवृत्ति, केंद्र में छात्रवृत्ति, ठीक है। श्रेष्ठ विद्यालयों को पुरस्कार, ये तो आपको पता ही है, राष्ट्रीय प्रतिभा और राज्य प्रतिभा, प्रकाशन, बोर्ड संबंधी कार्य, पाठ्यक्रम का निर्माण संबंधी कार्य और मान्यता, ये हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल संस्कृत डिपार्टमेंट 2024 में क्वेश्चन आया है। देखो ज्ञान सरोवर की हर एक बुक है ना सिलेक्शन बुक है, आपको मार्केट में किसी भी शॉप पे ये बुकें मिल जाएगी। और अगर आपको ज्ञान सरोवर की जैसे कंप्लीट जीके आ रखा है, अब जीके आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, तीनों की अलग अलग बुक आ रखी है। अब क्या है वो 2024 हो चाहे 2025 हो, जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें से 90% क्वेश्चन आ गए। और इस जीके को आप ईमानदारी से पढ़ोगे ना तो 20 दिन में पूरा राजस्थान जीके कर दोगे। अब किसी को यकीन नहीं होता, पर जो हमारे पास किताब है वो पढ़ के देख लेना। एक जो ग्रंथ पढ़ के जाता है और एक अपनी किताब पढ़ के जाता है, उसमें इतना फ़र्क रहेगा। ग्रंथ वाले में मान लो 300 पेज है तो अपने में 150 ही पेज है। अब ये 300 पेज कब पढ़ेगा, पर ये 150 पेज पढ़ कर इसका रिवीजन कर देगा। क्वेश्चन जितने इसके सही होंगे ना उससे ज़्यादा इसके सही होंगे, क्योंकि एक तो इसने कम मैटर पढ़ा है, इसका दिमाग से पूरा का पूरा कचरा भर जाएगा, ठीक है। इसको खुद को ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन गलत करके ये आ जाएगा। इसीलिए मैटर कम पढ़ो, बार बार पढ़ो, ठीक है, और उसी को ही पढ़ो। इसीलिए ज्ञान सरोवर की हर एक बुक क्या है सिलेक्शन बुक है, ठीक है। तो आप एक बार इन बुकों को ज़रूर देखना। और अगर किसी को ऑनलाइन लेना है तो आप कमेंट कर देना, तो ऑनलाइन वाला का भी अपन जहाँ से फ्री डिलीवरी है आपके घर तक पहुँच जाएगा। अब देखो राजस्थान, अरे राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं निर्धारित विषयों में कितने विषयों में चयन की सुविधा होती है। देखो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, ठीक है, कक्षा 10वीं और 12वीं में निर्धारित विषयों में कितने विषयों के चयन की सुविधा होती है, तो ये 5 विषयों के चयन की सुविधा होती है। देखो पूरा इसमें बता रखा है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, ठीक है। और कब 21 मार्च को। यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधीन एक क्या है स्वायत्त शासी संस्था है। किसके अधीन है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधीन, जिसका उद्देश्य क्या है माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनिक विकास करना। इसमें औपचारिक शिक्षा पद्धति में विपरीत यहाँ विषय का चयन की स्वतंत्रता क्या होती है। अब देखो अभ्यर्थी अपनी आवश्यकता अनुसार माध्यमिक पाठ्यक्रम के 17 विषयों में से कोई भी 5 विषय इसमें क्या है चूज कर सकता है। और उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम में ये तो क्या है आपके माध्यमिक पाठ्यक्रम है, और उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम में वो 21 में से कोई भी 5 विषयों का चयन कर सकता है, चाहे माध्यमिक हो चाहे उच्च माध्यमिक हो। 17 और 21 में से कोई भी वो 5 विषयों का चयन कर सकता है, और इसीलिए एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 51, तो ठीक है, तो ये 51 अपन करेंगे पार्ट 3 में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करना। एक आपके ये सिलेक्शन ओरिएंटेड क्लास है, फालतू में इस कोई भी बेसबाजी नहीं करते ना, अपन आपका टाइम ख़राब करते, बस अपन उन्हीं चीज़ों पे बात करते हैं जहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आपने भी देखा होगा कि यहाँ चुटकुले वगैरह अपन कुछ नहीं सुनाए जिनका आपका मनोरंजन हो। मनोरंजन आपका तब होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो ईमानदारी से कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्लास में इसमें देखेंगे। धन्यवाद।